अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज हमने जो है वो सेवन्थ चैप्टर स्टार्ट किया है, वेव्स एंड वाइब्रेशंस। इसमें सबसे पहले देखिए वेव क्या है। इट इज़ द डिस्टर्बेंस इन ए मीडियम। वी आर फेमिलियर विद वेरियस टाइप्स ऑफ वेव्स सच एज वाटर वेव्स, ओशन एंड सर्कुलर रिपल्स। तो इस तरह जो है वो यहाँ पर वेव्स की जो है वो डिफरेंट टाइप्स बताई गई हैं। किस तरह जो है वो सूरज की रोशनी ज़मीन की जानब जो है वो पहुंची है, इतने किलोमीटर्स का फासला जो है वो तय करके लाइट वेव्स के थ्रू। तो इस तरह जो है वो इसमें वेव्स का थोड़ा सा तारुफ बताया हुआ है। उसमें आगे फिर टॉपिक है 7.1 वेव्स। अच्छा, ये वाला जो टॉपिक है जो हमारा स्मार्ट सिलेबस है उसके अंदर जो है वो इस टॉपिक को स्किप कर दिया गया है। तो लेकिन ये है कि हम इसको जो है वो थोड़ा सा टच करते हुए ना, थोड़ा सा इसको 5-10 मिनट लगाकर आगे गुजरते हैं। अ वेव इज अ रेगुलर डिस्टर्बेंस और वेरिएशन दैट कैरीज एनर्जी विच स्प्रेड्स आउट फ्रॉम द सोर्स। तो वेव क्या है? ये जो है एक डिस्टरबेंस है या एक वेरिएशन है एक किसी भी सिस्टम के अंदर, जिसके जरिए से जो है वो एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर जो है वो हो जाती है, विच इज स्प्रेड्स आउट फ्रॉम द सोर्स। और ये जो है वो ऑलवेज सोर्स से जो है वो आउटसाइड मूवमेंट करती है। मिसाल के तौर पर सूरज की जो रोशनी है जो जमीन की तरफ आ रही है, तो वह सूरज की रोशनी जो है वो सूरज से आउटसाइड जो है वो बाहर की जानब जो है वो मूवमेंट करती है। For example, energy is transferred from sun to the earth in the form of light waves called the electromagnetic waves. अच्छा, यह मिसाल के तौर पर ये जो है ये एक तालाब है, इसके अंदर जो है वो किसी ने कोई पत्थर वगैरह फेंका, तो उससे जो है वो बाहर की जानब जो है वो हमें वेव्स या लहरें जो है वो बनती हुई महसूस हो रही हैं। तो इसमें जो है वो क्या हो रहा है कि वाटर के मालिक्यूल जो हैं वो ऊपर नीचे जो है वो थोड़ा सा जो है वो वाइब्रेट कर रहे हैं। इसमें एक्चुअली वाटर के जो मालिक्यूल्स हैं वो आगे की जानब हरकत नहीं कर रहे। जो मैटर है वो बिल्कुल भी हरकत नहीं कर रहा, मैटर जो है वो वही है। थोड़ी सी वाइब्रेशन हो रही है, और उन वाइब्रेशंस के नतीजे में एनर्जी जो है वो ट्रांसफर हो रही है, वो वेव्स के जरिए जो है वो यहाँ से जो है वो आउटसाइड बाहर की जानब जो है वो मूवमेंट कर रही है। However, in a medium, energy is transferred due to the regular and repeated disturbances that travel through the medium. तो मीडियम के अंदर जो है वो जो रिपीटेड डिस्टरबेंसेस आते हैं उनकी वजह से जो है वो एनर्जी जो है वो स्टार्ट हो जाती है। तो पानी के मालिक्यूल जो है वो यहाँ पर बताया हुआ है कि अप एंड डाउन ही या बैक एंड फोर्थ सिर्फ मूवमेंट करते हैं, सिर्फ जो है वो एनर्जी आगे ट्रांसफर होती है, मैटर ट्रांसफर नहीं होता। आगे ये स्टोन का बताया हुआ है जो हमने एग्जांपल की है कि वो जो है वो पानी के अंदर फेंका गया है। आगे ये जो है वो एक वेव फॉर्म जो है वो बनाई गई है, जिसके जो है वो मुख्तलिफ डेफिनेशंस इधर दी हुई हैं जिनको हमने जो है वो डिस्कस करना है। मिसाल के तौर पर यहाँ से जो है वो वेव जो है वो स्टार्ट हो रही है और इस तरह जो है वो आगे की जानब हरकत करती हुई जा रही है। तो ये जो है वो ये उसकी क्या है? मीन पोजीशन। वेव की ये क्या है? मीन पोजीशन, जो सीधी लाइन है। अच्छा, अब यहाँ से लेकर ये वेव ऊपर की जानब जा रही है, फिर मीन पोजीशन की जानब आ रही है, फिर नीचे की जानब, ये ऊपर की जानब दोबारा जा रही है। तो इसको जो है वो ये जो वेव का हाईएस्ट पॉइंट है इसको बोलते हैं क्रस्ट। और ये वाला जो हाईएस्ट पॉइंट है इसको बोलते हैं ट्रफ। इसको भी क्रस्ट बोलते हैं। और ये वाला जो हाईएस्ट पॉइंट है इसको बोलते हैं ट्रफ। ये दो कंजेक्टिव क्रस्ट हैं और ये जो है वो दो कंजेक्टिव ट्रफ्स हैं। तो ये जो है वो वेवफॉर्म जो है वो आगे की जानब हरकत करती हुई जा रही है। तो यहाँ पर जो है वो मुख्तलिफ डेफिनेशंस लिखी हुई हैं। सबसे पहली है जी एम्पलीट्यूड। द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द वेव आर पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो उसकी मेन पोजीशन से जो है वो ज्यादा से ज्यादा फासला जो है वो क्या कहलाता है? द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द वेव आर पार्टिकल्स ऑफ द वेव फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो मीन पोजीशन से लेकर जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है वो क्या कहलाता है जी? एम्पलीट्यूड। यानी वेव का अपने मीन पोजीशन से लेकर अपने हाईएस्ट पॉइंट तक का जो फासला है उसको क्या बोलते हैं? एम्पलीट्यूड। उसके बाद है फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी का क्या मतलब है कि एक सेकंड के अंदर जो है वो ये वेवफॉर्म कितनी दफा अपने आप को रिपीट कर रही है। अगर हम इसकी बात करें कि यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है वो सिर्फ 1 सेकंड गुजरा है, अगर हम ये कहें कि 1 सेकंड गुजरा है, तो इस 1 सेकंड के अंदर वेव ने जो है वो अपने आप को 2 दफा रिपीट कर लिया है। एक दफा यहाँ पर वो खत्म हो गई, क्रस्ट और ट्रफ, फिर दोबारा शुरू हुई ये क्रस्ट, और फिर जो है वो दोबारा ट्रफ। तो इसकी जो है वो फ्रीक्वेंसी यहाँ पर 2 हो गई।
उसके बाद है जी वेवलेंथ, द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्टिव सिमिलर पॉइंट्स ऑन द वेव दैट आर इन फेज। दो जो कंसेक्टिव पॉइंट्स हैं वेव फॉर्म के, उनके दरमियान जो डिस्टेंस है उसको बोलते हैं वेवलेंथ, या ये जिसका सिंबल है लैम्डा। दो कंसेक्टिव पॉइंट्स के दरमियान जो है वो डिस्टेंस है, ये जो है वो दो कंसेक्टिव क्रस्ट के दरमियान भी हो सकता है, या दो जो है वो कंसेक्टिव ट्रफ्स के दरमियान भी हो सकता है। उसके बाद है जी पीरियड, द टाइम टेकन बाय द वेव टू कंप्लीट द ऑसिलेशन, टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन और साइकिल। इसका क्या मतलब है, ये वो वाला टाइम पीरियड है जो वेव फॉर्म ने एक अपना जो है वो साइकिल कंप्लीट करने के लिए लिया है। मिसाल के तौर पर इसका एक साइकिल जो है वो यहाँ पर आकर कंप्लीट हो गया है, तो यहाँ तक वेव फॉर्म को पहुंचने में कितना टाइम लगा, ये जो है वो कहलाता है उसका टाइम पीरियड। मिसाल के तौर पर अब अगर यहाँ पर आधा सेकंड लगा है, तो इसका टाइम पीरियड क्या होगा, हाफ सेकंड्स। और ये जो है वो फ्रीक्वेंसी का 1/f के बराबर होता है। उसके बाद है जी स्पीड। तो स्पीड क्या है कि जो वेव फॉर्म है जो कितनी जो है वो स्पीड के साथ जो है वो आगे की जानब हरकत करती हुई जा रही है। तो ये जो आ जाता है v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। v कैसे आता है, ये यहाँ से आता है, v इज इक्वल टू s/t। तो ये तो स्पीड की जो जनरल इक्वेशन है, v इज इक्वल टू s/t, कितना डिस्टेंस तय किया और कितने टाइम के अंदर किया है। तो यहाँ पर s हमारे पास जो फासला है वो हमारे पास वेवलेंथ की फॉर्म में है, लैम्डा की फॉर्म में है। तो एस की जगह पर लैम्डा आ जाएगा, वी इज इक्वल टू लैम्डा ओवर टी। और 1/t हमने जो है वो अभी टाइम पीरियड की डेफिनेशन से जो है वो देखा है, 1/f किसके बराबर होता है, टी के, या 1/t जो है वो फिर f के बराबर आ जाएगा। तो v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। उसके बाद है जी फेज। फेज क्या है, द रिलेटिव पोजीशन ऑफ ए पॉइंट ऑन द वेव एट ए गिवन टाइम। किसी भी पॉइंट के ऊपर जो है वो वेव की रिलेटिव पोजीशन, मिसाल के तौर पर अगर हम यहाँ पर मैं बात करूँ, तो वेव की जो है वो यहाँ पर कौन सी पोजीशन है, एक रिलेटिव उसकी कौन सी पोजीशन है उसकी स्टार्टिंग के लिहाज से। तो स्टार्टिंग के लिहाज से उसकी जो रिलेटिव पोजीशन होगी किसी भी टाइम के ऊपर, वो जो है वो उसके फेज के मतलब इंफॉर्मेशन देगी। द relative पोजीशन ऑफ ए पॉइंट ऑन द वेव एट ए गिवन टाइम। किसी भी टाइम के ऊपर जो है वो किसी भी पॉइंट के ऊपर वेव की जो है वो पोजीशन, रिलेटिव पोजीशन। उसके बाद है टाइप्स ऑफ वेव्स। तो वेव्स की टाइप्स के बारे में जो है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हैं जी मैकेनिकल वेव्स। दोज वेव्स रिक्वायर अ फिजिकल मीडियम। ये ऐसी वेव्स हैं जो वो जो है वो उनको प्रोपेगेट करने के लिए जो है वो फिजिकल मीडियम रिक्वायर होता है। मिसाल के तौर पर सॉलिड, लिक्विड और गैस कोई भी हो। फॉर मिसाल के तौर पर जो है वो वाटर वेव्स हैं, ओशन, लेक और पॉन्ड, रिपल्स, इनको जो है वो एक मटेरियल मीडियम जो है वो रिक्वायर होता है जिसके ऊपर जो है वो ये ट्रैवल करती हैं। या जो साउंड वेव्स हैं, जो जब हम एक एक बंदा बोलता है दूसरे के साथ, तो वो जो है वो बात करते हुए रास्ते में जो है वो एयर का इस्तेमाल होता है, तो एयर जो है वो बीच में एज ए मीडियम काम करती है। तो ऐसी वेव्स जिनको जो है वो प्रोपेगेट करने के लिए मीडियम की ज़रूरत हो, उनको क्या कौन सी टाइप है, वो मैकेनिकल वेव्स। अच्छा, उसके बाद है जी इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक वेव्स। दोज डू नॉट रिक्वायर अ मीडियम टू प्रोपोगेट। ऐसी वेव्स जिनको जो है वो प्रोपोगेट करने के लिए जो है वो किसी मीडियम की ज़रूरत ना हो, तो वो कौन सी होती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। और वो जो है वो वैक्यूम के कैन ट्रैवल थ्रू वैक्यूम, वैक्यूम के अंदर भी जो है वो मूवमेंट कर सकती हैं। मिसाल के तौर पर जो है वो रेडियो वेव्स है, जिनके ज़रिए से जो है वो हम फ़ोन कॉल्स वगैरह करते हैं। तो वायरलेस कम्युनिकेशन जो है, फिर ये माइक्रोवेव्स हैं, इंफ्रारेड वेव्स हैं, विजिबल लाइट है, एक्स रेज हैं, गामा रेज हैं। तो ये जो सारी वेव्स हैं, इनको जो है वो प्रोपोगेट करने के लिए जो है वो किसी मटेरियल मीडियम की ज़रूरत नहीं होती। इसके बाद हैं जी क्वांटम वेव्स। तो क्वांटम वेव्स कौन सी हैं, जिस तरह अभी हम जो है वो 12th चैप्टर पढ़कर आए हैं कि किस तरह जो इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के इर्द गिर्द जो है वो हरकत कर रहे होते हैं, तो उनकी जो है वो वेव्स बनती हैं, वो होती हैं क्वांटम वेव्स। क्वांटम वेव्स आर एसोसिएटेड विद पार्टिकल्स लाइक इलेक्ट्रॉन्स एंड फोटॉन्स। एग्जांपल्स आर मैटर वेव्स, पार्टिकल वेव्स, इलेक्ट्रॉन वेव्स, डी ब्रोगली वेव्स। डी ब्रोगली वेव्स जो है वो ये 12th के अंदर जो है वो पूरा टॉपिक है। ये कौन सी वेव्स होती हैं कि मिसाल के तौर पर ये एक न्यूक्लियस है। तो मिसाल के तौर पर ये एक न्यूक्लियस है, तो इसके इर्द गिर्द जो है वो इलेक्ट्रॉन जो है वो हरकत करता रहता है, और वो अपनी जो है वो एनर्जी को लॉस करके जो है वो न्यूक्लियस के अंदर नहीं गिरता, बल्कि अपनी एनर्जी को जो है वो अपने अंदर महफूज रखते हुए ऐसे हरकत करता जाता है। उसको बोलते हैं डी ब्रोगली वेव्स। उसके
उसके बाद है जी सरफेस वेव्स। सरफेस वेव्स प्रोपेगेट अलोंग सरफेसेस और इंटरफेसेस बिटवीन टू मीडियम, जो दो मीडियम्स के दरमियान जो है वो मूवमेंट करती हुई जाती हैं। मिसाल के तौर पर जो समुद्र के ऊपर जो है वो लहरें वगैरह बनती हैं, या जो जलजले वाली वेव्स हैं जो जमीन के अंदर जो है वो जमीन की तहें एक दूसरे के साथ जो है वो उनके दरमियान जो है वो रगड़ से जो वेव्स पैदा होती हैं उनको बोलते हैं सरफेस वेव्स। उसके बाद हैं जी ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स। तो ट्रांसवर्स वेव्स कौन सी होती हैं? देर आर टू मेन टाइप्स ऑफ वेव्स विच आर नेम्ड एज ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स। तो ट्रांसवर्स वेव इज वन इन विच द वेरिएशंस ऑफ द पार्टिकल्स आर एट राइट एंगल आर परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन इन विच द एनर्जी ऑफ द वेव इज ट्रेवलिंग। अच्छा, अब ये जो है वो यहाँ पर जो है वो ट्रांसवर्स वेव्स की एग्जांपल बताई गई है कि मिसाल के तौर पर ये जो है वो एक स्प्रिंग है, उसको पहले मुझे जो है वो वीडियो ऑन करना है। मिसाल के तौर पर ये जो है वो एक स्प्रिंग जो है वो मैंने अपने हाथ के अंदर जो है वो पकड़ा हुआ है, उसको मैं जो है वो ऐसे हरकत देता हूँ, जब मैं उसको जो है वो ऐसे स्प्रिंग को जो है वो घुमाता हूँ, उसको ऐसे हरकत दूं या ऐसे हरकत दूं। अब जो मैंने जो है वो स्प्रिंग को हरकत दी है वो इस सम्मत में दी है या इस सम्मत में दी है, लेकिन जो स्प्रिंग मैंने पकड़ा हुआ है उसके अंदर जो एनर्जी ट्रांसफर हो रही है वो आगे की जानब हो रही है। मिसाल के तौर पर मैंने स्प्रिंग को पकड़कर ऐसे घुमा दिया, तो जो ऐसे जब मैंने स्प्रिंग को घुमाया तो इस समत में मैंने घुमाया, तो लेकिन जो है वो जो वेव्स प्रोड्यूस हुई हैं वो आगे की जानब जो है वो जा रही हैं, वो आगे की जानब जा रही हैं। तो ऐसी वेव्स जिनमें जो है वो जिस पार्टिकल के अंदर जो है वो वेव्स प्रोड्यूस हुई हैं, जो मटेरियल के पार्टिकल्स हैं उनकी और जो एनर्जी ट्रांसफर हो रही है उनके दरमियान एंगल जो है वो 90 का बन रहा हो, तो वो जो होती हैं ट्रांसवर्स वेव्स होती हैं। और जो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हैं उनके अंदर जो है वो मिसाल के तौर पर ये एक स्प्रिंग है, मैं उसको ऐसे करता हूँ, मिसाल के तौर पर मैंने स्प्रिंग को भी जो है वो आगे की जानब किया, या मैं स्प्रिंग को ऐसे पकड़ कर जो है वो थोड़ा सा खींचता हूँ फिर जो है वो मैं छोड़ देता हूँ, तो स्प्रिंग को जो मैंने मूवमेंट दी है वो भी आगे की जानब दी है, और जो एनर्जी ट्रांसफर होगी वो भी सारी जो है वो आगे की जानब ही जो है वो एनर्जी भी ट्रांसफर होगी। अच्छा, वेयर द लॉन्गिट्यूडिनल वेव इज वन इन विच द डायरेक्शन ऑफ द वाइब्रेशन ऑफ द पार्टिकल्स इज अलोंग आर पैरेलल टू द डायरेक्शन, यानी जिस सम्मत के अंदर जो है वो मैंने उसको जो है वो मूवमेंट दी है उसी के अंदर जो है वो वेव भी जो है वो आगे की जानब हरकत करती हुई जा रही है। अच्छा, ये वाला टॉपिक जो है वो स्मार्ट सिलेबस के अंदर जो है वो उन्होंने निकाल दिया था। उसके बाद है जी हमारा अगला मेन टॉपिक प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। अब प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स में क्या है? इफ अ पार्टिकल ऑफ द मीडियम इज साइमल्टेनियसली एक्टेड अपॉन बाय टू वेव्स then the resultant displacement of the particle is the algebraic sum of their individual displacements। तो इसमें क्या होता है कि हमारे पास जो है वो अगर दो वेव्स हैं तो उनके जो इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट्स हैं उनका अगर हम अलजेब्रिक सम ले लें तो वो क्या कहलाता है जी? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। इफ अ पार्टिकल ऑफ द मीडियम इज साइमल्टेनियसली एक्टेड अपॉन बाय टू वेव्स, दो वेव जो है वो उसके ऊपर हरकत कर रही हैं, तो उनका जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट आएगा वो उनके इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट के सम के बराबर होगा। दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। या इन अदर वर्ड्स द डिस्प्लेसमेंट्स ऑफ द इंडिविजुअल वेव्स आर एडेड टुगेदर टू फॉर्म ए न्यू वेव पैटर्न। तो वेव के जो है वो डिफरेंट जो है वो उनके डिस्प्लेसमेंट्स हैं उनको जो है वो ऐड किया जाता है ताकि जो है वो एक नया डिस्प्लेसमेंट जो है वो हासिल किया जा सके। मिसाल के तौर पर यहाँ पर जो है वो दो वेव्स हमारे पास मौजूद थी, एक ये वेव वन है वाई वन, दूसरी है जी वाई टू। तो ये जो है वो ये इनके जो है इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट्स हैं, इनके इंडिविजुअल जो है वो एम्पलीट्यूड्स हैं। तो इनको जो है वो जब हम इनका रिजल्टेंट सम लेंगे तो इसका एम्पलीट्यूड जो इतना ज़्यादा था और इसका जो एम्पलीट्यूड ये जो है वो दोनों ऐड अप हो जाएंगे। अगर हम यहाँ पर जो है वो हम इसका सम लेते हैं तो इसका एम्पलीट्यूड ये वेव है, तो इसका ये जो है वो वेव्स है इनके जो है वो इंडिविजुअल्स, इनके जो हाइट्स हैं उनको जो है वो जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास जो रिजल्टेंट वेव आएगी वो उनके जो है वो इंडिविजुअल हाइट्स के जो है वो सम के बराबर हो जाएगी। वाई इज इक्वल टू वाई वन प्लस वाई टू। और अगर वो जो है वो ऑपोजिट
है जो आउट ऑफ फेज है। मिसाल के तौर पर एक वेव जो है वो इस तरह हरकत कर रही है, और इसकी जो है वो यहाँ पर जो है वो क्रस्ट है, और दूसरी की यहाँ पर जो है वो ट्रफ है। जब हम इनका जो है वो अलजेब्रिक सम लेंगे तो वो जो है वो एक दूसरे के साथ जो है वो कैंसल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास जो रिजल्टेंट आएगा वो जो है वो सिंपल एक खाली लाइन आ जाएगी, उसके ऊपर जो है वो कोई भी वेव फॉर्म नहीं होगी, क्योंकि क्रस्ट और ट्रफ जो है वो आपस में एक दूसरे के साथ जो है वो कैंसल आउट हो गई हैं। इसी को बोलते हैं जी प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। अच्छा, अभी प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव लीड्स टू मैनी इंटरेस्टिंग फिनोमिना, इसकी जो है वो यहाँ पर जो है वो दो तीन डेफिनेशंस बताई गई हैं। ये आगे तो जो है वो पूरे पूरे ये आगे तो जो है वो पूरे पूरे टॉपिक्स हैं, तो यहाँ पर जो है वो हम इसको इस सिर्फ डेफिनेशन जो है वो डिस्कस करेंगे। टू वेव्स हैविंग सेम फ्रीक्वेंसी एंड ट्रेवलिंग इन द सेम डायरेक्शन विद सेम स्पीड, यहाँ पर जो है वो सेम स्पीड का लफ्ज जो है वो नहीं इस्तेमाल किया गया। तो ऐसी वेव्स जिनकी जो है वो सेम फ्रीक्वेंसी और वो जो है वो सेम, टू वेव्स हैविंग सेम फ्रीक्वेंसी एंड ट्रेवलिंग इन द सेम डायरेक्शन, जिनकी जो है वो डायरेक्शन भी सेम हो, फ्रीक्वेंसी भी सेम हो, स्पीड भी सेम हो, तो उसको क्या बोलते हैं? इंटरफेरेंस। या दूसरी चीज है जी बीट्स, जिसमें जो है वो उनकी फ्रीक्वेंसीज डिफरेंट होती हैं लेकिन वो जो है वो सेम ही डायरेक्शन के अंदर जो है वो मूवमेंट करती हैं। और तीसरी डेफिनेशन है टू वेव्स ऑफ इक्वल फ्रीक्वेंसी, उनकी फ्रीक्वेंसी जो है वो सेम होती है बट जो है वो ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर जो है वो मूवमेंट कर रही होती हैं, जिसको बोलते हैं स्टेशनरी वेव्स। ये सारे टॉपिक्स जो है वो आगे जाकर आने हैं। अच्छा, अब आ गया जी प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। ये कहाँ पर इस्तेमाल होता है? मिसाल के तौर पर हमारे पास जो है वो जब हम हेडफोन्स लगाकर जो है वो हम कोई चीज़ सुन रहे होते हैं, तो उसके अंदर जो है वो बाज़ का नॉइज़ आ रहा होता है। तो इसका मतलब है कि उनकी जो है वो क्वालिटी वगैरह ठीक नहीं होती। तो इनके अंदर जो है वो हेडफोन्स के अंदर क्या किया जाता है कि वहाँ पर भी जो है वो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन जो है वो इम्प्लीमेंट किया जाता है। वो इम्प्लीमेंट कैसे किया जाता है कि वहाँ पर जो है वो नॉइज़ कैंसलेशन इफेक्ट यूज़ किया जाता है। मिसाल के तौर पर वो जो उसका मेन यूनिट है, जिसने जो है वो सारा जो उसका कंट्रोल यूनिट है, उसने आइडेंटिफाई करना होता है कि कहाँ से जो है वो नॉइज आ रहा है। तो जहाँ पर जो है वो नॉइज आ रहा हो, तो वहाँ पर जो है वो क्रस्ट के मुकाबले में जो है वो इधर से जो है वो एक ट्रफ जनरेट करवा देगा। तो वो जो है वो दोनों जब आपस में मिलेंगी तो वो जो है वो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगी और नॉइज भी जो है वो खत्म हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद है जी इंटरफेरेंस एंड इट्स टाइप्स। अब इंटरफेरेंस का जो है वो हमने ऊपर पढ़ा है कि टू वेव्स हैविंग सेम फ्रीक्वेंसी एंड ट्रैवलिंग इन द सेम डायरेक्शन विद द सेम स्पीड। अब यहाँ पर ये जो है वो एक ऑडियो जनरेटर है, जिससे जो है वो एक ऑडियो जो है वो बन रही है। उसके बाद जो है वो पावर एम्पलीफायर है, जिससे वो जो है वो ऑडियो जो जहाँ पर बनाई गई थी वो जो है वो थोड़ी सी एम्पलीफाई हो रही है। एम्पलीफाई होने का क्या मतलब है कि उसका इंक्रीज हो जाना, मतलब जितनी ऑडियो यहाँ पर बनाई गई है उसमें जो है वो थोड़ा सा इजाफा किया गया है। तो उसके बाद जो है वो यहाँ पर जो है वो दो स्पीकर लगे हुए हैं, या आप इसको सोर्स कह लें या स्पीकर कह लें। तो ये मिसाल के तौर पर अब ये पावर एम्पलीफायर है, यहाँ से जो है वो ये दोनों स्पीकर्स की जानब जो है वो आवाज़ जो है वो जा रही है। अब यहाँ से स्पीकर्स जो है वो उस आवाज़ को जो है वो बाहर की जानब फेंक रहे हैं। इसको जो है वो हम कंजेक्टिव क्रस्ट और ट्रफ्स कह सकते हैं, या कंप्रेशन और एयर फ्रैक्शन कह सकते हैं। आप जो वाला वर्ड जो है वो मर्जी इस्तेमाल कर लें। मिसाल के तौर पर यहाँ पर ये जो है वो क्रस्ट है, ये क्या है? ट्रफ। ये जो डॉटेड लाइंस हैं ये ट्रफ है, फिर ये जो है वो क्रस्ट है, ये ट्रफ है, ये क्रस्ट है, ये ट्रफ है। तो ये वाली जो है वो पिंक कलर की लाइंस हैं, ये जो है वो स्पीकर या सोर्स S1 की हैं। और ये जो ब्लू कलर की लाइंस हैं ये जो है वो स्पीकर या S2 की हैं। अच्छा, अब यहाँ पर जो है वो इन स्पीकर्स में से जब ये जो है वो आवाज़ें जो है वो निकल कर जो है वो बाहर की जानब जा रही हैं, तो हमने कहा था कि इंटरफेरेंस क्या होता है कि उसमें जो है वो सेम फ्रीक्वेंसी होती है। अब सेम फ्रीक्वेंसी का क्या मतलब है कि किसी भी जो है वो गिवन टाइम के अंदर उनकी जो है वो साइकिल्स की तादाद जो है वो सेम होती है। तो मिसाल के तौर पर अगर 1 सेकंड गुजरने के बाद इसका एक क्रस्ट जो है वो इतना एक क्रस्ट से लेकर इतने दूसरे क्रस्ट तक जो है वो उसकी फ्रीक्वेंसी जितनी है, इसकी भी जो है वो बिल्कुल उतनी ही है, बिल्कुल उतना ही फासला जो है वो तय किया जा रहा है। तो दोनों की जो है वो फ्रीक्वेंसीज भी सेम है, वो सेम स्पीड के साथ हरकत करती जा रही हैं, और दोनों जो है वो बाहर की जानब आउटसाइड जो है वो सेम डायरेक्शन में जो है वो मूवमेंट कर रही हैं। An experimental setup is to observe interference effect of sound waves is shown in the figure। ये जो है वो फिगर के अंदर दिखाया गया है। अच्छा, अब यहाँ पर जो है वो CRO और
माइक्रोफोन का जो है वो क्या किरदार है, माइक्रोफोन जो है वो हमने जो है वो यहाँ पर पांच मुख्तलिफ पॉइंट्स है जहाँ पर जो है वो हमने इसको चेक करना है कि ये जो है वो वेव्स जहाँ पर जो है वो मिलती हैं तो वहाँ पर जो है वो उनके कंबाइंड इफेक्ट्स जो है वो हमें कैसे मिलते हैं। तो हम जो है वो यहाँ पे किसी भी पॉइंट्स के ऊपर जो है वो माइक्रोफोन लगाएंगे और माइक्रोफोन को आगे जो है वो हम कनेक्ट कर देंगे CRO के साथ। CRO जो है वो एक स्पेशल इंस्ट्रूमेंट होता है इलेक्ट्रिकल की लैब्स में, उसको बोलते हैं कैथोड रे ऑसिलोस्कोप। तो वो किस मकसद के लिए इस्तेमाल किया जाता है, उसकी जो है वो बैक साइड पर, जैसे हमने यहाँ पर कहा कि हम जो है वो माइक्रोफोन लगा देंगे, तो उसकी बैक साइड पर माइक्रोफोन या फंक्शन जनरेटर इस तरह की जो है वो कोई भी एक फंक्शन जनरेटर लगाया जाता है जिससे जो है वो मुख्तलिफ किस्म की वेव से जनरेट होती हैं। जैसे माइक्रोफोन होगा तो उसमें जो है वो साउंड वेव जो है वो जाएगी, और वो जो है वो CRO कैथोड रे ऑसिलोस्कोप जो है वो इस तरह की जो है वो एक टीवी की तरह की, आप समझे टीवी से छोटी होती है, तकरीबन इतने एक साइज की जो है वो एक मशीन होती है जिसके अंदर जो है वो वेवफॉर्म जो है वो ऐसे ऐसे बनती हुई हमको नजर आती हैं। तो कैथोड रे ऑसिलोस्कोप के ऊपर जो है वो हम इन सारे वेवफॉर्म्स को देखेंगे। अच्छा, आगे टू लाउड स्पीकर हैं S1 एंड S2 जो हमने देख ली हैं, टू सरफेस ऑफ हार्मोनिक साउंड वेव्स ऑफ ए फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी, उनकी फ्रीक्वेंसी जो है वो सेम है। ऑडियो जनरेटर से जो है वो उनको जनरेट किया जा रहा है, फिर आगे वो जो है वो कैथोड रे ऑसिलोस्कोप के ऊपर जो है वो हम इनको देख रहे हैं। अब आगे है जी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अब एट पॉइंट्स P1 P3 एंड P5 वी फाइंड दैट ए compression meets a compression and a rarefaction meets a rarefaction. So the displacement of the two waves are added up at these points according to the principle of superposition, and a larger resultant displacement is shown on the CRO screen 7.5 C के अंदर। अच्छा, इसमें वो कह रहे हैं कि जहां पर भी, ये मैं आगे डायग्राम में भी जाके आपको समझाता हूँ, यहाँ पर जो है वो डेफिनेशन में वो कह रहे हैं कि जहां पर भी किसी वेव का जो है वो कंप्रेशन, एक स्पीकर के आवाज से जो कंप्रेशन पैदा हो रही है या जो क्रस्ट पैदा हो रही है, वो जब दूसरे स्पीकर से पैदा होने वाली कंप्रेशन या क्रस्ट से मिलेगी तो वहां पर वेव जो है वो एड अप हो जाएंगी, वहां पर जो है वो वेव एड अप हो जाएंगी। तो यही हमने पिछले टॉपिक में देखा था कि यहाँ पर जो है वो उनकी दो क्रस्ट मिलने से जो है वो उसका जो रिजल्टेंट वेव हमको मिलती है उसका एम्पलीट्यूड जो है वो बढ़ जाता है। तो एट पॉइंट्स P1 P3 एंड P5 we found that compression meets a we find that a compression meets a compression and a rarefaction meets a rarefaction। तो किसी भी जगह पर जो है वो ट्रफ ट्रफ से मिल रही है या क्रस्ट क्रस्ट से मिल रही है तो हमारे पास टोटल डिस्प्लेसमेंट जो है वो बढ़ जाएगा। सो द डिस्प्लेसमेंट ऑफ टू वेव्स आर एडेड अप एट दीज पॉइंट्स अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन एंड ए लार्ज रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट इज सीन इन द CRO। अच्छा, अभी हम जो है वो डायग्राम की तरफ जाते हैं। मिसाल के तौर पर ये वाला जो पॉइंट है P1, इसकी जो है वो बात यहाँ पर की जा रही है। यहाँ पर ये वाला जो पॉइंट है P1, मिसाल के तौर पर अब ये वाली जो वेव है इसका ये वाला है कंप्रेशन, ये वाला रेयर फैक्शन, कंप्रेशन रेयर फैक्शन, कंप्रेशन रेयर फैक्शन, ये वाला कंप्रेशन, और फिर ये वाला क्या है, रेयर फैक्शन। ये वाला जो है वो पिंक कलर की लाइंस है इस स्पीकर 1 की। और अगर हम दूसरी साइड से देखें स्पीकर 2 से, ये इसका कंप्रेशन रेयर फैक्शन, कंप्रेशन रेयर फैक्शन। तो इसी तरह क्रस्ट और ट्रफ जो है वो आगे की जानब आती जा रही हैं आती जा रही हैं। ये वाला जो पॉइंट है हमारे पास P1, यहाँ पर जो है वो इस वेव का भी ट्रफ या रेयर फैक्शन, और ये जो इस स्पीकर से जनरेट हो रही है उसका भी जो है वो ट्रफ या रेयर फैक्शन जो है वो मिल रहे हैं। तो यहाँ पर ये जो है वो दोनों मिल रहे हैं, तो इनका जो है वो अलजेब्रिक सम जो है वो ऐड अप हो जाएगा और मजीद जो है वो पहले से बढ़ जाएगा। इसी तरह ये जो पॉइंट 3 है, तो यहाँ पर जो है वो दोनों इसके इसका भी कंप्रेशन और दूसरी वेव का भी कंप्रेशन जो है वो दोनों मिल रहे हैं, और वहां पर भी जो है वो ऐड अप हो जाएगा, रिजल्टेंट जो है वो मजीद इंक्रीज हो जाएगा। और यहाँ पर ये जो पॉइंट 5 है यहाँ पर भी जो है वो बढ़ता जा रहा है। और दूसरा जो है ये जो है पॉइंट P2 और P4, इसमें क्या हो रहा है, अभी इस पॉइंट पर देखें। अगर हम इस वेव की ये स्पीकर 1 वाली साइड से बात करें तो ये वाली जो वेव फॉर्म बनी हुई है पिंक कलर की है, ये है डॉटेड लाइन इस यहाँ पर P2 पर। तो यहाँ पर जो है वो P2 है, यहाँ पर जो है वो डॉटेड लाइन है, यहाँ पर क्या है, रेयर फैक्शन।
रेयर फैक्शन या ट्रफ। और अगर हम दूसरे स्पीकर की बात करें तो वहां से जो है वो क्लियर लाइन है, तो वो क्या है, कंप्रेशन या क्रस्ट। तो एक तरफ से क्रस्ट आ रही है, दूसरी तरफ से जो है वो ट्रफ आ रही है, तो वो जो है वो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे। इसी तरह P4 जो है वो वहां पर भी जो है वो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे। अभी हम जो है वो आगे जाते हैं इक्वेशंस के ऊपर। जब ये देखें यहाँ पर जो है वो कंप्रेशन और रेयर फैक्शन जो है वो मिल रही थी, तो वो वाला कौन सा, कंप्रेशन और कंप्रेशन मिल रही थी, तो वो जो है वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हमको मिल रहा था। और जहाँ पर कंप्रेशन और रेयर फैक्शन आपस में मिल रही थी, तो वो कौन सा जो है वो हमको डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिल रहा था। अच्छा, फ्राम जो है वो फिगर 7.5 जो है वो बी, ये ऊपर वाली साइड से ही है फिगर। वी फाइंड दैट द पाथ डिफरेंस डेल्टा एस बिटवीन द वेव्स एट द पॉइंट P1 इज। अब जो पहला पॉइंट है P1, वहां पर जो है वो अगर हम पाथ डिफरेंस की बात करें तो पाथ डिफरेंस क्या होगा, S2 माइनस S1। अच्छा, ये P1, ये वाला P1 कहाँ से आया, ये आप देखें पाथ डिफरेंस डेल्टा एस किसके बराबर होगा, S2 माइनस S1। तो अगर आपने पॉइंट 1 के ऊपर क्लिक जो है वो पार्ट डिफरेंस आपने कैलकुलेट करना है, तो यहाँ पर भी P1 लिख देंगे, यहाँ पर भी P1 लिख देंगे। अगर आपने पॉइंट P2 के मिसाल के तौर पर हमारे पास 5 पॉइंट्स हैं जो हमने जो है वो यहाँ पर आइडेंटिफाई किए हैं, जहाँ पर हमने जो है वो पार्ट डिफरेंस कैलकुलेट करना है। तो जिस भी पॉइंट के ऊपर आपने जो है वो पार्ट डिफरेंस कैलकुलेट करना है, उसको हम जो है वो यहाँ पर लिख लेंगे। मिसाल के तौर पर अगर हमने पॉइंट 5 के ऊपर लिखना है, तो यहाँ से डेल्टा एस क्या आ जाएगा, S2 P5 माइनस S1 P5। ठीक है। अब जो है वो हम जो है वो फिर दोबारा जो है वो डायग्राम की तरफ जाते हैं। अच्छा, अब देखें, ये वाला है जी सोर्स 1 या स्पीकर 1, ये वाला जो सोर्स 2 या स्पीकर 2। अब हमने कहा था एक कंप्रेशन से लेकर दूसरी कंप्रेशन तक का फासला जो है वो 1 वेवलेंथ या 1 लैम्डा के बराबर होता है। या एक क्रस्ट से लेकर दूसरी क्रस्ट तक का जो डिस्टेंस है वो जो है वो वेवलेंथ लैम्डा के बराबर होता है। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक 1 लैम्डा, फिर यहाँ तक 2 लैम्डा, फिर यहाँ तक 3 लैम्डा। और ये वाला जो पॉइंट 1 जहाँ पर जो है वो हम डिस्कस कर रहे हैं पॉइंट P1 को, तो वहां पर यहाँ से लेके यहाँ तक 1 लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, और यहाँ पर ये जो पॉइंट है दोनों के दरमियान, तो ये कितना हो जाएगा जी, 1, 2, 3, और ये आ जाएगा जी 3.5 लैम्डा, 3.5 लैम्डा। और इसके बाद अगर हम दूसरी साइड से देखें, S2 वाली साइड से, यहाँ से लेके यहाँ तक 1 लैम्डा, फिर 2 लैम्डा, फिर 3 लैम्डा, फिर जो है वो 4 लैम्डा यहाँ तक, और ये जो है वो उससे थोड़ा सा आगे 4.5 लैम्डा। तो 4.5 लैम्डा, यानी S2 इंटू P1। P1 कितना आ जाएगा, यहाँ से जो है वो लैम्डा जो हम जो है वो कैलकुलेट करते जा रहे हैं, वहां से अब जो है वो हम दोबारा इक्वेशंस की जानब जाते हैं। अब S2 P1 माइनस S1 इंटू P1। तो S2 वाली साइड से हमने देखा था कि वो 4 इंटू 1/2 लैम्डा आ रहा था। और अगर जो S1 वाला है वहां से जो है वो 3, हमने जो है वो 3 टाइम्स कवर कर लिया था, और फिर आधा साथ जो है वो रेयर फैक्शन तक जो हमने 0.5 जो हमने कवर अप किया था, जहां से मैंने किया था, कहा था 4.5 लैम्डा माइनस 3.5 लैम्डा। तो ये 1/2 लिखा हो या 0.5 लिखा हो, एक ही बात है। तो ये 4.5 लैम्डा माइनस 3.5 लैम्डा किसके बराबर आ जाएगा, लैम्डा के। अच्छा, सिमिलरली अगर हम जो है वो पॉइंट P3 के ऊपर ड्रा करें या P5 के ऊपर ड्रा करें, पाथ डिफरेंस जो है वो पॉइंट P3 के ऊपर जो है वो 0 आ जाएगा, और पाथ जो है वो 5 के ऊपर जो है वो दोबारा फिर जो है वो लैम्डा आ जाएगा रिस्पेक्टिवली। हेयर लैम्डा इज द वेवलेंथ विच इज द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू कंसेक्टिव सॉलिड आर डैशड लाइंस। तो लैम्डा वही है जो दो कंप्रेशन और दो रेयर फैक्शन के दरमियान जो है वो डिफरेंस है। सो अब यहाँ पर कंक्लूजन है, वेन एवर द पाथ डिफरेंस, जो पाथ डिफरेंस ये हम कैलकुलेट करते जा रहे हैं, वेन एवर द पाथ डिफरेंस इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ, जब वो जो है वो वेवलेंथ का इंटीग्रल मल्टीपल हो, जैसे यहाँ पर लैम्डा आ गया, फिर 0 आ गया, फिर जो है वो लैम्डा आ गया, तो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द वेवलेंथ हो, देन टू वेव्स आर
एडिड अप, फिर जो है वो एक दूसरे के साथ जो है वो ऐड हो जाती हैं। दिस इफेक्ट इज कॉल्ड कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द वेवलेंथ होता है, यानी एन लैम्डा के बराबर होता है। एन जो है वो 0 ± 1 ± 2 ± 3 ऐसे जो है वो बढ़ता जाएगा। तो ये जो पार्ट डिफरेंस है डेल्टा एस इज इक्वल टू एन लैम्डा इन केस ऑफ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और अगर हम जो है वो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की बात करें तो उसके अंदर जो है वो डेल्टा एस आ जाएगा। इसी तरह एट पॉइंट्स P2 एंड P4 जो हमने जो है वो पहले डायग्राम में डिस्कस किए हैं, कंप्रेशन मीट्स ए रियर फ्रैक्शन सो दैट दे कैंसल ईच अदर्स इफेक्ट। वहां पर जो है वो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देते हैं अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट बिकम्स जीरो एज शोन इन द फिगर 7.5D। तो वो जो है वो हमने पहले देख चुके हैं कि वहां पर जो है वो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाता है। और जो पाथ डिफरेंस है, द पाथ डिफरेंस डेल्टा एस बिटवीन द वेव्स एट पॉइंट P2 एंड P4 इज। तो हम जो है वो यहाँ से P2 से कैलकुलेट कर रहे हैं डेल्टा एस S2 - S1। तो पॉइंट P2 के ऊपर कैलकुलेट करना है, तो दोनों के साथ जो है वो हमने P2 लिख दिया। अब अगर जो है वो हम दोबारा जो है वो डायग्राम की जानिब जाते हैं। अब ये वाला जो है वो पॉइंट P2 है, जहां से जो है वो हमने कैलकुलेट करना है पाथ डिफरेंस। अब यहाँ पर देखें, अगर हम S2 वाली जानब से आए इस पॉइंट के ऊपर, यहाँ से लेके यहाँ तक 1 लैम्डा, फिर यहाँ तक 2 लैम्डा, फिर जो है वो यहाँ तक 3 लैम्डा, फिर यहाँ तक जो है वो कितना बन जाएगा पॉइंट P2 के ऊपर जो है वो 4 लैम्डा। तो S2 से उसके साथ आ जाएगा जी 4 लैम्डा। S2 जो है वो वहां से जो है वो हमको मिल जाएगा 4 लैम्डा। और ये वाली जो दूसरी साइड है, जब हम S1 वाली साइड से कैलकुलेट करेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक 1 लैम्डा, फिर 2 लैम्डा, फिर 3 लैम्डा, और यहाँ इस पॉइंट के ऊपर यहाँ से 3 लैम्डा यहाँ तक, और साथ जो है वो हाफ एड अप हो जाएगा 0.5 या 1/2। तो अभी जो है वो हम दोबारा जो है वो इक्वेशंस के ऊपर जाते हैं। अब यहाँ से जो अब हमने जैसे देखा 4 लैम्डा - 3 × 7, जो हाफ हमारे पास आ रहा था 1/2 लैम्डा। तो ये इसका जो है वो हम यहाँ से एलसीएम ले लेंगे, तो वो आ जाएगा 1/2 लैम्डा। तो ये जो है वो 1/2, ये जो है वो 0.5 लैम्डा के यानी बराबर आ गया। सिमिलरली एट पॉइंट P4 द पाथ डिफरेंस इज 1/2 लैम्डा। अगर हम पाथ 4 के ऊपर देखेंगे तो वहां से भी जो है वो 1/2 लैम्डा आ जाएगा। अब यहाँ पर जो है वो कंक्लूजन बताया गया है। So at points where the displacements of two waves cancel each other's effect, जहां पर उनके डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसल कर देते हैं, वहां पर द पाथ डिफरेंस इज एन ओड इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ हाफ द वेवलेंथ। वेवलेंथ के हाफ के साथ जो है वो उसका ओड इंटीग्रल मल्टीपल होता है, इवन नहीं हो सकता डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के साथ। अंदर दिस इफेक्ट इज कॉल्ड द डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। देयरफॉर द पाथ डिफरेंस या कंडीशन फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कैन बी रिटन एज, वो जो है वो ऑलवेज जो है वो ओड इंटीग्रल मल्टीपल होता है। तो उसका जो है वो यहाँ से फार्मूला आ जाएगा डेल्टा एस इज इक्वल टू 2n + 1 इंटू लैम्डा/2। तो n की जगह पर हम यहाँ से जो है वो कुछ भी पुट करें, मिसाल के तौर पर 0 पुट कर लें, 1 पुट कर लें, तो जो हमारे पास आंसर आ जाएगा वो जो है वो हमेशा ओड इंटीग्रल मल्टीपल ही आएगा। मिसाल के तौर पर हम यहाँ पर जो है वो 1 पुट कर लेते हैं, तो 2 × 1 2 + 1 3, 3 लैम्डा/2। तो ये भी जो है वो ओड जो है वो इंटीग्रल मल्टीपल ही आएगा। अब ये जो है वो 7.1 जो है वो एग्जाम्पल है, इसको करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद है जी 7.2। द वेवलेंथ ऑफ ए सिग्नल फ्रॉम ए रेडियो ट्रांसमीटर इज 1500 मीटर एंड द फ्रीक्वेंसी इज 200 kHz। एक जो है वो लैम्डा हमको जो है वो बताई गई है 1500 मीटर है, और साथ जो है वो फ्रीक्वेंसी भी हमको बताई गई है। द वेवलेंथ ऑफ ए सिग्नल फ्रॉम ए रेडियो ट्रांसमीटर 1500 मीटर, और उसकी फ्रीक्वेंसी भी साथ बताई हुई है 200 kHz। व्हाट इज द वेवलेंथ फॉर ए ट्रांसमीटर ऑपरेटिंग एट 1000 kHz। अब जो है वो हमको जो है वो दूसरी फ्रीक्वेंसी बताई हुई है उसके ऊपर जो है वो हमने वेवलेंथ की वैल्यू जो है वो λ2 कैलकुलेट करना है, एंड विद व्हाट स्पीड द रेडियो वेव्स ट्रेवल, और वो किस स्पीड के साथ जो है वो मूवमेंट कर रही है। तो हमने कहा था इंटरफेरेंस के अंदर जो है वो ये जो स्पीड है ये भी जो है वो कांस्टेंट ही होती है, दोनों की जो है वो बराबर ही होती है। तो हम एक की स्पीड
कैलकुलेट कर लेंगे तो दूसरे की भी जो है वो हमारे पास ऑटोमेटिकली आ जाएगी। अच्छा, अब ये जो है वो हमें लैम्डा वन दिया हुआ है 1500 मीटर, इसको जो है वो हमने साइंटिफिक फॉर्म में कर लिया है 1.50 × 10⁻³ मीटर्स। इसी तरह ये फ्रीक्वेंसी दी हुई थी 200 किलो हर्ट्ज, ये भी जो है वो हमने साइंटिफिक नोटेशन में कर लिया। साइंटिफिक नोटेशन में क्या है कि उसमें जो है वो पॉइंट से पहले जो है वो सिर्फ एक नॉन जीरो हिस्सा होता है। अब यहाँ पर जो है वो पॉइंट यहाँ पर लगा हुआ था, तो पॉइंट से पहले तीन नॉन जीरो हिस्से थे, तो हमने जो है वो साइंटिफिक नोटेशन में इसको चेंज किया है। पॉइंट से पहले जो है वो सिर्फ एक नॉन जीरो हिस्सा होना चाहिए, वो नॉन जीरो हिस्सा आ गया सिर्फ 10⁻³ यहाँ से ये किलो वाला, और थ्री जो है वो जितना वो पीछे की जानब गया है उतना ही पावर में तीन का इजाफा हो जाएगा, जितना पॉइंट यहाँ से जो है वो पीछे की जानब गया है। 2.00 10⁻⁴ जो है वो 5 हर्ट्स। तो उसके बाद जो है वो ये फ्रीक्वेंसी टू जो हमको दी हुई है 1000 किलो हर्ट्ज, उसको भी जो है वो हम चेंज कर लेंगे 1/10⁻⁶ हर्ट्ज। तो लैम्डा टू हमने कैलकुलेट करनी है, स्पीड कैलकुलेट करनी है। तो फार्मूला हमने जो है वो पहले ही देखा है, V = F लैम्डा। अब हमने जो है वो स्पीड कैलकुलेट करनी है, हमारे पास जो फर्स्ट केस था उसकी जो है वो हमारे पास फ्रीक्वेंसी भी है, वेवलेंथ भी है। तो फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ को जो है वो हम मल्टीप्लाई करेंगे ये ऊपर वाली दोनों वैल्यूज को, तो हमारे पास जो है वो स्पीड आ जाएगी 3.00 10⁻⁸ यहाँ से स्पीड आ गई, तो अभी हमने जो है वो लैम्डा टू कैलकुलेट करनी थी। तो स्पीड जितनी फर्स्ट केस के अंदर थी, स्पीड तो सेकंड केस में भी उतनी ही रहेगी। तो स्पीड जो है वो सेम ही रहेगी। लैम्डा टू हमने कैलकुलेट करना है, फ्रीक्वेंसी दूसरी तरफ जाकर जो है वो डिवाइड हो जाएगी। यहाँ पर जो है वो हम स्पीड और फ्रीक्वेंसी की वैल्यू जो है वो पुट कर लेंगे, और हमारे पास जो है वो वेवलेंथ की वैल्यू आ जाएगी। थैंक यू।